हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं इम्यूनिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं। इम्यूनिटी को हम हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक शक्ति। अब हम डिफिनेशन देखेंगे इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस exhibited by the host against any foreign antigen including microorganism। तो हम इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इम्यूनिटी हमें कोई भी फॉरेन एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है। जब भी कोई फॉरेन एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर होता है तो ये क्या करती है? हमें प्रोटेक्शन करती है हमारे बॉडी की। फॉरेन एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। फॉरेन एंटीजन कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में इंटर होकर हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। मतलब जब फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होगा तो वो क्या करेगा? हमारे बॉडी में या तो इन्फेक्शन या तो कोई भी डिजीज कॉज करवाएगी। अगर इजी वे में बात करें हम इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बीमारी से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजीज रेसिस्टेंस। इम्यूनिटी को हम डिजीज रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स की। दो टाइप्स का इम्यूनिटी होता है। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमें जन्म से ही मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडिटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं और ये इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम में एडेप्ट या एक्वायर करते हैं। ये बाय बर्थ हमें नहीं मिलती है। तो चलिए हम इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इट इज़ द रेसिस्टेंस विच इंडिविजुअल पोजेस बाय द बर्थ। जो इंडिविजुअल बर्थ से ही पोजेस करता है उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी हमें जन्म से ही मिलती है। ये हमें जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से मिलती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है? तो इनेट इम्यूनिटी 3 वेज में वर्क करती है एज अ मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। फर्स्ट है एपिथेलियल सरफेस, सेकेंड इज एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, थर्ड इज सेलुलर फैक्टर। अब हम एपिथेलियल सरफेस को डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सरफेस होता क्या है? एपिथेलियल सरफेस आउटर सरफेस होता है हमारे बॉडी, ऑर्गन और टिश्यू के। एपिथेलियल सरफेस में फर्स्ट आता है स्किन। एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियल सिक्रेशन। स्किन हमारे बॉडी का आउटर सरफेस है जो हमें बाय बर्थ से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। स्किन हमारे बॉडी का कैसे प्रोटेक्शन करता है? ये एज अ मैकेनिकल बैरियर की तरह वर्क करता है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में इंटर होगा तो वो सबसे पहले स्किन के कांटेक्ट में आता है। सो स्किन हमें एज अ मैकेनिकल बैरियर हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है और ये बैक्टीरियल साइडल सिक्रेशन भी सिक्रेट करती है। बैक्टीरियल साइडल सिक्रेशन क्या होता है? वो सिक्रेशन होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। सेकेंड है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द इनहेल्ड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन अ नेशल पैसेज ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। हेयर लाइक सीलिया प्रोपेल्स द पार्टिकल्स टुवर्ड्स द फेरिंग्स वेयर इट इज स्वेलोड और कप्ड अप। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे प्रिवेंट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से लेकर लंग्स तक होता है। इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस स्टिकी होता है। अगर हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन में जाकर चिपक जाता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन में हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। और ये क्या करते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन में जो भी पार्टिकल्स अटैच्ड होता है उसको ये फेरिंग्स की तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? या तो हम फूड पाइप में स्वेलो कर लेंगे और हम फीसिस के थ्रू पार्टिकल्स को पास आउट कर देंगे। अदर कप के थ्रू भी पार्टिकल्स हम पास आउट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्लाइवा हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है? जो स्लाइवा प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में वो हमारे माउथ में एज अ मैकेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करता है। ठीक है, स्लाइवा
कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में ये प्रेजेंट होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करता है। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ में इंटर होता है तो वो स्लाइवा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होने के कारण स्लाइवा फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉय बैक्टीरियाज। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है और एसिडिक नेचर के होते हैं गैस्ट्रिक जूस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के वजह से जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होते हैं और एसिडिक होने के वजह से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट होगा हमारे माउथ में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिवा। टीयर फ्लशेस अवे बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। कंजक्टिवा ये हमारे आइज में प्रेजेंट होता है, तो ये करता क्या है? अगर कोई भी बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स हमारे आइज में चले जाते हैं तो ये सबसे पहले टीयर सिक्रेट करता है। टीयर्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वर्क करता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब टीयर्स सिक्रेट होगा तो वो क्या करेगा? वो डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर देता है। अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया फ्लश नहीं होते हमारे आइज में तो वो क्या होता है? टीयर्स में लाइसो एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो लाइसो एंजाइम के प्रेजेंस होने के कारण बैक्टीरिया से वो फाइट करता है और बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है हमारा जेनाइटो यूनरी ट्रैक्ट। तो जेनाइटो यूनरी ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है एज ए इनेट इम्यूनिटी? तो चलिए हम देखते हैं। द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम यूरेथ्रा। जो यूरिन हम पास आउट करते हैं उसका पीएच एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक पीएच होने के कारण ये बैक्टीरिया को किल कर देता है और जो भी बैक्टीरिया अगर यूरेथ्रा में चले जाते हैं तो वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन इन फीमेल। फीमेल का जो वेजाइना होता है उसका पीएच एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच होने के कारण जो भी फॉरेन एंटीजन होता है और बैक्टीरिया होता है वो वहीं पे किल हो जाते हैं। सो ये सब एपिथेलियल सरफेस के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस के बारे में। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, कई बार बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन डिफेंस को क्रॉस कर लेते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था एपिथेलियल सरफेस में स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूनरी ट्रैक्ट, ये सब फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर आते हैं। तो इसको क्रॉस करने के बाद सेकेंड लाइन डिफेंस काम आते हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। Beside specific antibody formation, there are number of non-specific antibacterial substance present in blood and tissue like properdin, complement, lysozyme, etc. So हमारे ब्लड एंड टिश्यू में कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि टिश्यू में ऐसे ही मूव करते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वो उसके साथ फाइट करता है। इसको हम बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। और एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस कुछ हैं प्रोपर्डिन, कंप्लीमेंट, लाइसोजाइम। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर फैक्टर्स। सेलुलर फैक्टर्स क्या होते हैं? जब सेकेंड लाइन डिफेंस को कुछ बैक्टीरिया क्रॉस कर लेता है तो आता है सेलुलर फैक्टर्स। सेलुलर फैक्टर्स कैसे एक्ट करता है तो चलिए हम पढ़ते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टिव एजेंट invades tissue, the tissue factors come into play for defense। जब इन्फेक्टिव एजेंट मतलब कोई भी फॉरेन एंटीजन जब टिश्यू में एंट्री करता है तो वो टिश्यू फैक्टर वहाँ पे रिलीज करता है। एन एक्सक्रीडेटिव इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन occurs by accumulation of phagocytes at the site of infection। टिश्यू फैक्टर रिलीज होने के बाद वहाँ पर एक्सक्रीडेटिव मटेरियल सीक्रेट होती है। सिक्रेशन रिलीज होने के कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो कि कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट अगर हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो वो उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी कुछ एक्शन शो करेगा। ठीक है, जिससे ये रिएक्ट करती है उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे बॉडी में कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे कि रेडनेस हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो रेडनेस हमारे स्किन में शो होती है। सो ये कुछ इन्फ्लामेशन का साइन होता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जैसे ही एंटीजन इंटर होता है वहाँ पर सिक्रेशन स्टिमुलेट होती है। फेगोसाइट सेल्स इंजेस्ट दिस ऑर्गेनिज्म एंड किल्स देम। उसकी वजह से वहाँ पे फेगोसाइट आ जाते हैं। अब ये फेगोसाइट क्या होता है? फेगोसाइट
वो सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को खा जाते हैं और उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी का सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। फर्स्ट था इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। द रेसिस्टेंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडिटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें बर्थ से नहीं मिलता, ये हमें ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह के होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो अ टू टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी कब बनेगी? जब कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा, जो इम्यूनिटी बॉडी में बनती है उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब भी कोई एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो जो इम्यूनिटी बॉडी में बनती है उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ये हमें थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से मिलती है। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? बाय वैक्सीनेशन, ये हम इंड्यूस्ड करवाते हैं अपने बॉडी में बाय वैक्सीनेशन के थ्रू। अब हम बात करेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है। एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन, ये हम थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एंटीजन बॉडी में इंटर हो जाता है हमारे बॉडी में, चाहे वो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के थ्रू हो, तो ये क्लिनिकल इन्फेक्शन पहले होता क्या है, जिसमें कि सिम्टम्स शो होता है हमारे बॉडी में, और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में जिसमें सिम्टम्स हमारे बॉडी में शो नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये हम एक्वायर करते हैं बाय नेचुरल, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन। ठीक है, जब ये हमारे बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन या कोई भी इन्फेक्शन होगा तब ये इन्फेक्शन डेवलप होगा। ठीक है, सच इम्यूनिटीज आर लॉन्ग लास्टिंग, ये इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है क्योंकि ये हमारे बॉडी के मेमोरी में फिक्स हो जाती है। सो जब ये इन्फेक्शन हुआ था और उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी बनती है, सो ये इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन रिकवरी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर कोई भी पर्सन है, हमें अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है, ठीक है, तो हम लाइफ में ये इन्फेक्शन अगर डेवलप हो जाए तो ये इम्यूनिटी हमारे लाइफ में लाइफ टाइम रहेगी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ये हम वैक्सीनेशन के थ्रू अपने बॉडी में इंटर करवाते हैं। वैक्सीनेशन होता क्या है? वैक्सीनेशन हमें किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन से प्रिवेंट कराती है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो से प्रिवेंट कराती है। सो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस्ड होती है जब ये हम खुद अपने बॉडी में इंड्यूस्ड करवाते हैं। ठीक है, ये मेन मेड होता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल होता है। The vaccines are prepared from live, attenuated or killed microorganism or their antigen or toxide। जो वैक्सीन होती है वो लाइव वायरस और लाइव बैक्टीरिया से और एटूनेटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर्ड होती है, जिसमें एंटीजन और टॉक्साइड से भी ये बनती है। लाइव और एटूनेटेड वैक्सीन क्या होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की। Passive immunity is borrowed from another source and it lasts for a short time and can be used to suppress active immunity which may be injurious। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हम शॉर्ट टाइम के लिए बोरो करते हैं, सो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ये कब यूज होती है? जब हमें एक्टिव इम्यूनिटी को सप्रेस करानी हो। फॉर एग्जाम्पल, RH इम्यूनोग्लोबिन्स ड्यूरिंग डिलीवरी। जब मदर RH नेगेटिव होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर डिलीवरी के टाइम में जो बेबी है वो अगर RH पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो बेबी और मदर के बीच में जो रिएक्शन होती है वहाँ पे मदर की डेथ भी हो सकती है। सो इसके लिए हम मदर के बॉडी में RH इम्यूनोग्लोबिन्स पहले से ही इंटर करवाते हैं। सो इसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है,
ये भी 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस और इन्फेंट। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मदर से, फीटस और इन्फेंट से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू फीटस ट्रांसप्लासेंटली एंड टू इन्फेंट थ्रू मिल्क कोलोस्ट्रॉम प्रोटेक्ट देम टिल देयर ऑन इम्यून सिस्टम मैच्योर्स टू फंक्शन। ये कैसे ट्रांसफ़र होती है? ये थ्रू प्लासेंटली भी हो सकती है, प्लासेंटा से भी एंटीबॉडी भी ट्रांसफ़र हो सकती है, या जब बेबी और इन्फेंट मिल्क लेता है अपने मदर से, जो कि है कोलोस्ट्रॉम, फर्स्ट मिल्क होता है कोलोस्ट्रॉम, तो मदर फीड करवाती है बेबी को, उसके थ्रू भी एंटीबॉडीज़ बेबी के बॉडी में चले जाती है। और जब तक बेबी का इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं होता है तब तक बेबी को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो ये इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जब भी बेबी का अपना इम्यून सिस्टम मैच्योर हो जाता है तो ये इम्यूनिटी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इट इज़ थ्रू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? इसे हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं एंटीबॉडी का। पेरेंटल का मतलब होता है ओरल रूट के अलावा, जैसे कि हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर सकते हैं, आईवी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि होते हैं हाइपर इम्यून सीरम ऑफ एनिमल और ह्यूमन ऑरिजिन। एनिमल और ह्यूमन से हम पहले ही एंटीबॉडी बनाते हैं, जैसे हमें यूज करना होता है, ठीक है, या जब हमें यूज करना होता है तब हम यूज करते हैं। ये था आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे अदर इम्यूनिटी की। फर्स्ट है कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? कम्बिनेशन होता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन का। सेकेंड है लोकल इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन और द लाइव वायरल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली और इंट्रानेसली प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी एट द साइट ऑफ एंट्री आईजीए। लोकल इम्यूनिटी क्या होता है? अगर कोई भी एंटीजन, ठीक है, या कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है, या कोई भी वायरल वैक्सीन हमने ली होती है ओरली या इंट्रानेसली, तो उस पार्टिकुलर साइट में लोकल इम्यूनिटी बन जाती है। लोकल इम्यूनिटी में आईजीए एंटीबॉडी एक्ट करता है। अब हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी अल्सो नॉन एज अ कम्युनिटी इम्यूनिटी और पॉपुलेशन इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को हम कम्युनिटी इम्यूनिटी भी बोलते हैं और पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इम्यूनिटी रेसिस्टेंस फाउंड इन अ कम्युनिटी और पॉपुलेशन अगेंस्ट द पार्टिकुलर डिजीज़। बहुत सारे हर्ड इम्यूनिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सारे लोगों में एक साथ किसी भी डिजीज़ और इन्फेक्शन से लड़ने की जो इम्यूनिटी पैदा होती है उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब जब कोई भी वायरस फैलेगा, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन काउज करवा देगा, तो अपने आप जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले पर्सन होंगे उनमें एक इम्यूनिटी खुद ब खुद बन जाती है, जिससे वो वायरस आगे फैलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वायरस का जो स्प्रेड होता है वायरस वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अगर इजी वे में हम हर्ड इम्यूनिटी को डिफाइन करें तो बहुत सारे लोगों में उस वायरस से लड़ने की जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।